अर्जुन खड़गे जी और आपके चहेते राहुल गांधी जी मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं राजेश तिवारी जी से चाहूंगा कि आगे की कार्यवाही आगे बढ़ाएं। जोड़ो 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के स्वागत के लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी, अब रायबरेली के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सुल्तानपुर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि पुष्पहार से हमारे नेताओं का स्वागत करने का कष्ट करें। बस बस बाकी सब वहीं रुक जाएं। जोरदार तालियों के स्वागत। अब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राज जी को मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नेताओं के स्वागत और हमारे यहां पे उपस्थित जनसमूह को स्वागत करने के लिए मैं अजय राज जी को सादर आमंत्रित करता हूं। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मंच पर उपस्थित आप सबके हृदय की धड़कन, हम सबके आदरणीय नेता और अमेठी के दुलारे प्यारे बेटा आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी कार्यकर्ता, सभी माता और बहनों, सभी पत्रकार छायाकार साथियों का दिल स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से यह अमेठी की धरती, यह अमेठी के लोग, ये आपको दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं और ये लोग हमेशा आपके परिवार से, पीढ़ियों से इनका रिश्ता है। हम लोगों ने जितने दिन काम किया, काम में देखा है कि यहाँ के लोग, यहाँ जितने भी काम हुए हैं, चाहे अस्पताल का काम हो, फैक्ट्री का हो, रोडें हो, सड़कें हो, पुल हो, पुलिया हो, सब आप लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। आप लोगों ने लोगों को यहाँ के सम्मान दिया, नौकरी दिया। इतना बड़ा अस्पताल यहाँ पर जो संजय गांधी हॉस्पिटल चल रहा था, उसको बंद कराने के लिए यहाँ की सांसद, यहाँ की सरकार ने पूरी ताकत लगा के उस अस्पताल को बंद कराया, जिससे यहाँ की जनता का बहुत हित हुआ। यहाँ के लोग जो वहां रोज इलाज कराते थे, वो लोग परेशान हुए और पार्टी ने वो धरना प्रदर्शन करके माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर वो अस्पताल को संचालित कराने का काम किया। वो आपके लोगों के द्वारा वो अस्पताल की स्थापना हुई, चलाया जाता है। आम जनता ये है कि आप स्नेह प्यार बना था और अमेठी की जनता के साथ बना रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ जिनके पूरे देश में कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा में निकली है और पूरे देश में जो संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ रही है,
ऐसे हमारे लोकप्रिय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूं, इस जन समुदाय को संबोधित करने का कष्ट करें। जैसे आदरणीय हमारे नेता का आदेश हुआ है और हम सब जिनके लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, जो पूरे देश में न्याय दिलाने के लिए से हम उपस्थित हुए हैं, इस अमेठी के और इस देश के लाडले आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं इस सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राहुल जी। जिंदाबाद। देवा शरीफ की चादर है, आप जा भी चुके हैं, बहुत बड़े स्टैंड और बाराबंकी में। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, जयराम रमेश जी, मोना मिश्रा जी, प्रमोद तिवारी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, केएल शर्मा जी, प्रदीप सिंघल जी, पंकज तिवारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ता, नमस्कार। क्या मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। एक साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा की। 4000 किलोमीटर, हजारों लोग एक साथ मिलके चले। लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो हिंसा फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का था। यात्रा में से बहुत सुंदर नारा निकला, भीड़ में से आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इस एक नारे से आप मेरी को राजनीति को यात्रा पे बहुत सारे लोग हमारे पास आए, किसान आए, गरीब लोग आए, छोटे व्यापारी आए, और जो उनके दिल में था उन्होंने हमें कहा। बेरोजगारी की बताई बात, महंगाई की बात बताई, जीएसटी की शिकायत की। दिल खोल के लाखों लोगों ने हमारे सामने अपनी बात रखी। बीच में दूसरे प्रदेश से भी लोग आते थे, यूपी से आए, बंगाल से। उन्होंने कहा, देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हो, मगर हमारे प्रदेश में तो आप आए नहीं। अमेठी के लोग आए, इन्होंने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की, मगर आपकी यात्रा अमेठी से नहीं आई, ये कैसी यात्रा है? और उसमें सच्चाई भी है। तो इसलिए हमने इस साल दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहां अमेठी में हाजिर हूं। मणिपुर में आग लगी हुई है। मैं आपको मणिपुर के बारे में बताता हूं।
वहां पे सरकार ने दो वर्गों के बीच में लड़ाई करा दी। एक तरफ मेइतेई समाज, दूसरी तरफ कुकी समाज। आज नहीं जा सकते। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, हिंदुस्तान के एक प्रदेश में क्या हो रहा है। हम गए, दोनों समाजों ने हमें बुलाया, मेती समाज ने भी बुलाया, कुकी समाज ने भी बुलाया। पहली बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में यह ऐसा देखा है, जब हम मेती समाज के, उनका हमें मैसेज आता है कि देखिए हम आपकी स्वागत कर रहे हैं, हमने आपको बुलाया है, आप आइए, भारत जोड़ो यात्रा में आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, मगर अगर आपकी सिक्योरिटी में कोई भी कुकी समाज का व्यक्ति होगा, हम उसे गोली मार देंगे। तो कृपया करके आप कुकी समाज के लोगों को अपनी सिक्योरिटी से निकाल के, परे करके हमारे यहां आइए। मैं हैरान हो गया। हमने कुकी समाज के लोगों को सिक्योरिटी से निकाला, हम वहां गए, बहुत अच्छी तरह हमसे मिले, हजारों महिलाएं मिली, अपने दर्द के बारे में बताया, वहां लोग मारे गए, घर जलाए गए, उसके बारे में बताया। उसके बाद हम कुकी समाज के यहां गए, वही बात कुकी समाज ने हमें कही। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें कहते हैं देखिए हम चाहते कि आप यहां आए, मगर मेते समाज का आपका कोई भी होगा सिक्योरिटी वाला, हम उसको गोली मार देंगे। तो कृपया करके मेती समाज के लोगों को आप निकालिए और फिर आइए। हमने मेती समाज के लोगों को निकाला, हम गए, हमारा वहां स्वागत हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने बात रखी और फिर हम वापस गए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज मणिपुर में हिंदुस्तान की सरकार का कंट्रोल ही नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अपने सिक्योरिटी में जिसको चाहती है नहीं भेज सकती है। सिविल वॉर हो रखा है, आग लगी हुई है वहां पे, 6-7 महीने से लोगों को गोली मारी जा रही है, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। आज तक जा नहीं सकते, यह हालत है। तो मणिपुर से हमने इसलिए शुरू किया, उसके बाद अरुणाचल, नागालैंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, हम यूपी आए। कल मैंने देखा अपनी आंखों से वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए, वाराणसी में बाजा चल रहा है, शराब पी पी के पूरा आपके युवा वाराणसी में नाच रहे हैं। और सुबह मेरे पास आते हैं, वो वाले नहीं, दूसरे युवा आते हैं, मेरे सामने ऐसा कागज पकड़, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पेपर लीक हो गया। एक पेपर ने एक के बाद एक, जो भी पेपर यहां होता है पेपर लीक हो जाता है। मेरे पास रोता हुआ युवा आता है,
कहता है राहुल जी मैंने 5 लाख रुपए कोचिंग सेंटर को दिए, 5 लाख रुपए। मैंने सपना देखा था मुझे रोजगार मिलेगा रेलवे में। एग्जाम के दिन जिस चीज के लिए मैंने सालों तैयारी की, वही पेपर, शांत रहिए, शांत रहिए, वही पेपर एग्जाम हॉल के सामने, एग्जाम हॉल से पहले युवाओं के मोबाइल फोन पे, उनको पहले से पेपर मालूम है, 100% नंबर ले जाएंगे। पढ़ाई 1 मिनट नहीं की, मगर जेब में पैसा है, इसलिए सरकारी रोजगार मिल जाएगा। एक तरफ नशा और दूसरी तरफ जो बेचारा रोजगार करना चाहता है, काम करना चाहता है, उसके लिए पेपर लीक। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में है, 40 साल से ज्यादा। यहां पे किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। सच्चाई है, अच्छी लगे ना लगे, सच्चाई है आपकी। हर मीटिंग में मैं पूछता हूं, उत्तर पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है? आपको मालूम है? हिंदुस्तान पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है जानते हो? 50%। गिनती करो, 50% पिछड़े हैं। दलित कितने हैं? 15%। 50-15 कितना हुआ? 65। 8% आदिवासी हैं। 65 में 8 जोड़ो, कितने हुए? 73। 73% पिछड़े, दलित और आदिवासी। मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की अभी, उनके बारे में नहीं, वो 50% है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में पिछड़ी जात, दलित और आदिवासी कितने मालिक हैं? एक नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में कितने? एक भी नहीं है। ये मीडिया के लोग खड़े हैं यहां पे, मीडिया में 73% के कितने लोग? एक भी नहीं। चलो प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं, उनके मालिकों में 73% के कितने लोग? एक भी नहीं। चलो उसको छोड़ो, हाई कोर्ट में चलते हैं। 650 हाई कोर्ट के, उसमें 70% के कितने? 650 में से 100। चलो प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं, वेदांता, एस्कॉर्ट्स, मेदांता, इनमें से आपके कितने मालिक? 0। बड़े बड़े अस्पतालों में जाओ, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम पढ़ो, उसमें से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, बताओ? 0। एक नहीं। सरकार में जाओ, 90 अफसर दिल्ली की सरकार चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं। 73% कितने? 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, वो भी पिछले कमरे में। बड़े मंत्रालयों में नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं, वो पीछे कमरे में बंद। 73 आवाज, कहीं भागीदारी नहीं आपकी। अच्छा ये बताओ, 200 सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक जनरल कास्ट में
व्यक्ति है, एक है आपके नाम पता है कहां है? मैं आपको बताता हूं। आपके नाम जुडिशरी में नहीं मिलेंगे, आपके नाम मीडिया में मिलेंगे, आपके नाम प्राइवेट अस्पताल की कंपनियों में नहीं मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेंगे। बड़ी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, कमाते हैं, वहां आपके लोग नहीं मिलेंगे। आपके लोग मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो और दिल भर के अपने नाम वहां पे पढ़ लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। आप मनरेगा में देख लो, बेरोजगार लोगों की लिस्ट निकालो, उसमें देखो, मनरेगा मजदूरों की लिस्ट देखो, उसमें आपके सब लोग मिलेंगे। 73% सबके सब वो भविष्य है। ये हो रहा है आपके साथ, ध्यान भटकाया जाता है आपका। कभी आपसे कहेंगे देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भैया चाइना आ गया। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा। 73% की मीडिया में बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। और 24 आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। भाई अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा धन गिनता है। आप लोग वीडियो देखते हो। अब हिंदुस्तान के क्रिकेट को चला रहा है, उसने भैया क्रिकेट शॉट मारी कभी जिंदगी में? उसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट चला रहा है। यह सच्चाई है। तो मैंने कहा कि देखिए क्रांतिकारी कदम, सबकी गिनती करनी है। इस देश में गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, उनके हाथों में कितना धन है, इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कौन सी जात है, उनके पास कितना धन है, आदिवासियों के पास कितना धन है, दलितों के पास कितना धन है, मतलब जाति जनगणना। जैसे किसी को चोट लगती है, पहला काम, आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया, हमने पहला काम किया भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। 2% के हाथ में देश का, आपको पता ही नहीं लग रहा। एयरपोर्ट छीन लिया आपके, पब्लिक सेक्टर यूनिट सब छीन लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सब ले लिया, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस सब उठा के ले गए, आपके अस्पताल उठा के ले गए। 2% लोग हैं, 3% नहीं है। आपने राम देखा ना,
धूमधाम से हुआ, देखा ना? उसमें आपने किसी दलित को देखा? आपकी राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया। उनका चेहरा देखा आपने? किसी वहां पे किसान का चेहरा देखा? मजदूर का देखा? पिछड़े वर्ग के आपने लोग देखे वहां पे? नहीं। अदानी देखा? उसके बच्चे देखे? अंबानी देखा? उसके बच्चे देखे? सारे बिजनेस वाले देखे? नरेंद्र मोदी देखे? अमिताभ बच्चन दिखा? इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, ओ देखो भैया वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे। सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। नहीं, किसान दिल्ली जा रहे हैं, देखा आपने? वहां पे जैसे युद्ध में ना टैंक को रोकने के लिए दीवार बनती है ना, बड़े बड़े वो बनते हैं लोहे के, वो नरेंद्र मोदी ने लगा रखे हैं। आप फोटो देखी, किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं। किसान पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, और पुलिस वाले, ये है हिंदुस्तान। आप देखो, किसान, समझो, पहले नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून बनाए, उनके जेब में से माल छीनने की कोशिश की। किसान मांग क्या रहा है? किसान कह रहा है हमें एमएसपी दो। इसमें क्या बड़ी बात है? वो 14 लाख करोड़ रुपया 15-20 अरबपतियों को माफ कर देते हैं, और किसान को धान एमएसपी, बड़ी बात है इसमें। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी किसान को एमएसपी देगी, और एक्सरे करेगी भैया। बात समझ लो, एक्सरे होगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लग जाएगा इसमें पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने। सवाल पूछ, आपको इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना। आपने सुबह एक सवाल पूछना है, ये सोने की चिड़िया है, इसने अंबानी को इतना पैसा, अदानी को इतना पैसा दिया, आज सुबह इसने मुझे कितना दिया, यही सवाल पूछना आपको, और कोई सवाल ही नहीं है। जिस दिन 73% ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जेब में से हर रोज ये पैसा निकाल रहे हैं, जीएसटी जा रही है मेरी है, पेट्रोल का पैसा जा रहा है मेरा, गैस सिलेंडर का मेरा, मैं टैक्स में भर रहा हूं, जितना पैसा मैं देता हूं उतना अदानी देता है, मैं 1000 रुपए की शर्ट मैं 18% देता हूं, 73% वाला कहता है, और अदानी 1000 रुपए की शर्ट खरीदता वो भी 18% देता है। तो जितना टैक्स में देता हूं उतना अदानी देता है, उसको लाखों करोड़ रुपए मिल जाते हैं, मुझे 1 रुपया नहीं मिलता, क्यों? यह सवाल पूछना चाहिए आपको। जाति जनगणना से
ये सवाल का जवाब आप सबको मिल जाएगा, पता लग जाएगा 73% के साथ हो क्या रहा है। अमेठी आया हूं, इतने पुराना प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को यहां पे आमंत्रित करता हूं हम सबको संबोधित करने के लिए। आदरणीय खड़गे साहब जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस सभा में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे नौजवान लीडर श्री राहुल गांधी जी, केशव वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे, अजय राय जी, जयराम रमेश जी, प्रमोद तिवारी जी, आराधना मिश्रा सीएलपी लीडर, इमरान प्रताप जी, प्रदीप सिंह और पंकज और सारे हमारे कांग्रेस नेतागण जो यहाँ बैठे हैं, खासकर जो हमारे पास भारत ले रहे भाई, किसान भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आज अमेठी में हो रही इस जनसभा में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अमेठी को पूरी दुनिया जानती है, अमेठी को पूरा दुनिया जानती है। हर देशवासी को अमेठी पर गर्व है, क्योंकि ये हम सबके प्यारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की सेवा साधना की ये धरती है। जब सोनिया गांधी जी यहाँ पर 1998 में अमेठी आई, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उसको यहाँ दोहराना चाहता हूं। मेरे मन में अमेठी के लोगों के प्रति अटूट प्रेम और आदर है। अमेठी मेरे पति की कर्मभूमि थी। उनके दिल में अमेठी की भाई बहनों के लिए कितना प्यार है और समर्पण था, ये मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है। आपने हर हालत में हमारा साथ दिया है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। ये जो बात है सोनिया गांधी जी के बात है, उन्होंने अमेठी के लोगों को 1998 में कहा था, और आज वही बात फिर
राहुल गांधी जी ने दोहराया, आपके साथ उनका गहरा संबंध है, प्रेम आप सबको जानते हैं और हम आपके साथ हमेशा के लिए रहे हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। जरा पानी है किधर? भाइयों, कांग्रेस सरकार में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहां पर आए, अप्रूव हुए, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अटके रहे। वो मोदी शुरू में आके ये भाषण देते थे, अरे कांग्रेस में हमेशा अटकता है, झटकता है, पटकता है, ये कहते थे। मैं पूछता हूं, आज जो प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार में सोनिया गांधी के पीरियड में जो थे, वो प्रोजेक्ट्स आज क्यों नहीं हो रहे? वो काम क्यों चालू नहीं हो रहे? क्योंकि यूपी के लोगों में खास अमेठी पर और रायबरेली पे वो काम नहीं करना चाहते हैं। ये एक दुश्मनी निकालने की साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, लोग तो सभी आप ही के हैं। आप जो चीजें मंजूर पहली हुई थी उसको आप कैंसिल करते हो, निकाल देते हो। अरे एक आदमी आपको वोट देता है, दूसरा हमको दिया होगा, लेकिन तुम लोगों में भेदभाव करके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रोकना और उसको हर चीज से तंग और तबाह करना और आड़े टांग डालकर आज अमेठी को मिलने वाला, रायबरेली को मिलने वाला सभी प्रोजेक्ट्स को आपने खत्म किया है। बातें बहुत बोलते हैं बीजेपी के लोग, खासकर जब कभी बात आती है। मैं ये कहूंगा कि मेगा फूड पार्क का एक प्रोजेक्ट था जिससे किसानों के लाखों लोगों का उसका फायदा होता था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने रोक डाला। उसके बाद में सेल का प्रोजेक्ट जगदीशपुर में, उसको रोक डाला। पावर प्लांट, इसको भी रोक डाला। रेल लाइन, वो भी, उसमें भी रोक डाली। हाईवेज, उसमें भी रोक डाली। अरे भाई, दूसरों को करते थे आप, अब पहले कहते थे। कांग्रेस बोले तो अटकना, झटकना, पटकना बोलते थे। तुम क्या कर रहे मोदी जी? और आपके शिष्य आकर यहां क्या कर रहे हैं? वही अटकाने का काम कर रहे हैं। याद रखो, अगर ऐसा ही आप करते गए, जनता एक दिन आपको पटकेगी। तुम हमको पटकाने की कोशिश कर रहे हो, हमको झटका देने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन आपको भी आएगा। झटकना, पटकना, लटकना, ये आपको भी आएगा। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा, जो एक डेवलपमेंट का दौर था वो कांग्रेस का था, यूपीए सरकार का था। इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश को एक आज मदद दी थी, वो नहीं मिली। को उसके बाद खानदान को, अरे भाई, तुम्हारा काम तुम करो, दूसरों को गालियां देने से आपको क्या मिलने वाला है?
जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी आजादी के पहले इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, मशीन थी। आजादी के बाद बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े ये एयरपोर्ट बने, पोर्ट बने। ये तुमने बनाया, ये सब मोदी जी के जमाने में हुआ। अरे ये ऐसा झूठ बोल बोल कर, मैं तो उसीलिए उनको कहता हूं झूठों का सरदार। अरे भाई, अब हर काम को आप रोड़ा डाल रहे हैं। क्यों? ये कानून श्री राहुल गांधी की है, रायबरेली सोनिया गांधी जी का है। रोको, रोड का काम रोक दो, लाइन रेलवे का रोक दो और फूड प्रोसेसिंग का रोक दो। कितने दिन ऐसा ही रोकेंगे भाई? एक दिन हमारा भी आएगा तो हम ऐसा 10 पट काम करके दिखाएंगे। और नौकरी की बात करते हैं। मोदी जी हमेशा क्या करते थे? हर साल मैं हमारे युवकों को 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। दिए न? आपको मिला 2 करोड़ नौकरी? नहीं मिला। अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई? वो तो सत्य हरिश्चंद्र है। सत्य हरिश्चंद्र कभी झूठ बोलता है? फिर 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए, 15-15 लाख काला धन लाकर तुम्हारे जेब में डाल दूं बोले। दिए क्या? नहीं दिया। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? क्या बीजेपी झूठ है, कांग्रेस झूठ है? ये बात हुई ना। जो हम हमेशा जो कहते हैं वो करके दिखाए हैं। नरेगा हमने लाया गरीबों को मजदूरी देने के लिए, पेट भरने के लिए हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, खाना देने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए कानून लिया। तुमने क्या किया? एक तो काम बताओ। बड़े बड़े कारखाने हमने नेहरू जी के जमाने में बनाया, बैंक बनाए। उस बैंक को लूटने वाले लोगों को तुम सब सपोर्ट कर रहे हो। वो पैसे लेकर बाहर भाग रहे हो और यहां कोई गरीब आदमी 10-12 हजार रुपए लोन लेता बैंक से, उसको बंद करते हो, उसके घर पे नोटिस लगाते हो। लगाओ नोटिस। जो 13 लाख करोड़ लेकर यहां से भागे हैं उन पे लगाओ। इतने पैसे आपने बैंक से लूट लूट के उनको दिया और हमको बोलते हैं कि इस कांग्रेस ने बर्बाद किया। क्या बड़े कारखाने करके बर्बाद किया? एम्स बना के बर्बाद किया? इंजीनियरिंग कॉलेज करके बर्बाद किया? और कंपलसरी एजुकेशन में सबको शिक्षा देने की काम शुरू की, उससे बर्बाद हुआ? शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिए, वो उससे खराब हुआ? बताओ हमको। जो काम हमने किया इस देश के लिए, हमने कुर्बानी भी दी। देश एक रहना, ये हमारा पहले से काम चल रहा है। देश को जोड़ना, उसी लिए तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले और आज मणिपुर से लेकर बंबई तक को चलने वाले हैं। अरे जिस जगह से राहुल गांधी खुद मणिपुर गए, लोगों को मिले, अब मोदी भी एक दिन भी नहीं गया, जाने की हिम्मत भी नहीं। अरे जिस आदमी में देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए वहां जाकर उनको शांति से रहने के लिए नहीं करता,
क्या इस देश का गरीबों का? तो भाइयों, ऐसे लोगों को रखना आगे 2024 के चुनाव में, ऐसे लोगों को आप वोट देंगे, उनके चेलों को वोट देंगे, उनके चपाटों को वोट देंगे? नहीं, ये मजबूती के साथ रहो। जो वचन तुमने दिया है उसका पालन करो। यहाँ जो आए हैं एक एक आदमी 1000-1000 वोट भी अगर लाए तो पूरा कांग्रेस पार्टी अपनी झंडा यहाँ फैला रही। और नौकरी सुनो भाई सुनो, अरे जोश में होश मत खो भाई, जरा सुनो भाइयों। ये लोग बोलते थे, एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। अब हमारे इस देश में और खासकर आंगनवाड़ी बहनों से और ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम वाले बहनों को, रखने वाले बहनों को, उधर देखिए पूरे देश में 2 लाख पद खाली है। ये गरीब लोग की काम करते हैं और जिसमें 60,500 सिर्फ यूपी में खाली है। 60,500 ये यूपी में खाली है। अरे भर्ती करो ना भाई। कहां है डबल इंजन की सरकार? कहां है डबल इंजन की सरकार? एक इंजन तो फेल हुआ, दूसरा इंजन ऑयल मांग रहा है क्योंकि उसको ऑयल नहीं मिल रहा। हर चीज महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ऑयल महंगी हो गई, डीजल महंगी हो गई, सब चीजें। तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत डेवलप की है। ये मोदी साहब भी बोलते हैं और योगी साहब भी बोलते हैं। मैं उसी लिए जब पार्लियामेंट में योगी साहब थे तो मैं बोला, योगी साहब, जो आप राजकारण में जो लोग रहते हैं वो लोग साधु संत बोलकर नहीं आना चाहिए। और साधु संत अगर पार्लियामेंट में बैठे, देवल कौन संभालेंगे, मठ कौन संभालेगा, पूजा कौन करेंगे? इसीलिए तुम वहीं रहना ठीक था, यहां क्यों आए? मैंने पूछा ये सवाल। तब उन्होंने बोला, नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं, हम सब देश की सेवा के लिए आए। ठीक है भाई, देश की सेवा के लिए बीजेपी में और भी लोग हैं और आरएसएस पे जिंदा रहने वाले बीजेपी के पास लोगों की कोई कमी नहीं है। देश को फोड़ने वालों का कमी नहीं है, मस्जिद मंदिर के पॉलिटिक्स करने वालों की कमी नहीं है। तो ये लोग, ऐसे लोग देश को तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग समाज को तोड़ रहे हैं। और जो लोग इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं, एक दिन वो भी बर्बाद होते हैं। ये मैं आपको कहने, भाइयों, दस साल ये सरकार में है। सरकारी नौकरी में कितने जगह खाली है? 30 लाख वैकेंसीज है। 30 लाख रेलवे में, पोस्ट में, सेंट्रल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय में, एकलव्य स्कूल में 30 लाख। क्यों नहीं भर्ती कर रहे भाई? इसीलिए भर्ती नहीं कर रहे, उसमें सब रिजर्वेशन के SC, ST, OBC के लोग आते हैं। 15 लाख लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को नौकरी मिलती है, शेड्यूल ट्राइब को मिलती है, बैकवर्ड को मिलती है। इसीलिए ये भर्ती नहीं करना चाहते हैं। अगर भर्ती हो गया, वो अभिमान से, स्वाभिमान से जी सकते हैं एक परमानेंट नौकरी लेकर, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि ये गुलामी में ही रहना चाहिए और गुलाम बन के ही रहना चाहिए। ये उनका मंशा है और हम लोगों को सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्ति हमारे पास जितनी है,
हमने कितनी कुव्वत लगा के अपना पूरा कोशिश करके गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी ने जेल में गया और आजादी हासिल की। हमारे बड़े बड़े नेता जैसा अब्दुल कलाम आजाद है, वल्लभ भाई पटेल है, सभी ने, वही कौन से हैं। कल पूरी यहाँ आके भाषण करता है, कितने लोग उनके जेल में गए थे। मेरे लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में 10,000 लोग मर गए, 10,000 लोगों के ऊपर गोली भी चली, कहीं कहीं मरा, कहीं मरा। तुम्हारे पास कौन मरे भाई? बताओ, उसकी एक लिस्ट तो बताओ। नहीं, जो हम कर रहे हैं, हम किए हैं, और जो आजादी दिलाए, तुम आकर उसके ऊपर बैठे हो गद्दी पे। तुमको मालूम नहीं हमारी चिंता क्या थी, कितने परेशान हमारे लोग थे, कितने लड़े, कितने लोग अपने स्कूल छोड़े, कितने लोग अपनी खेती छोड़ी, कारोबार छोड़ा, देश के लिए छोड़ा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम एक एक को लाके गरीबों का पैसा उनके हाथ में दे रहे हो। जैसा कि राहुल जी ने अभी कहा, देश में चंद लोग ही ऐसे हैं कि उंगली पे गिने उतने लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है। आप महसूस नहीं कर रहे कि इतने गरीब हो रहे हैं, पूछो मत। गरीब आज इतना इन्फ्लेशन से यानी महंगाई से परेशान है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनके पास आमदनी नहीं है। तो इसलिए भाइयों, मैं यही कहना, आज जो बीजेपी अपना ढोल बजाती है और पीठ थपा लेती है। आप देखे भी होंगे कि पार्लियामेंट में उन्होंने वो करते हैं, किसान परेशान है। जो किसान 14 महीने पहले स्ट्रगल किया, वही फिर अब आज कर रहा है। तो उसके सामने जगह है कि बहुत बड़े बड़े ये दीवार बंद कर, किले लगाकर आज लोगों को, उन किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, क्या आप नहीं, जो लोग कष्ट में हैं तो उनको मिलने के लिए भी तैयार नहीं। डरता तो है, लेकिन आपकी यूनिटी रहे तो और भी डरता है, और बीजेपी मरता है। भाइयों, उन्होंने किसानों पे टैक्स, खाने पीने के चीजों पे टैक्स, और आपको मालूम नहीं था छोटे छोटे चीजों पे भी जीएसटी लगा के तंग कर दिया है। तो इसीलिए हमको लड़ना है। और ये अमीर को जो इन्होंने सब्सिडी दे रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों को वो सब्सिडी दे, और गरीबों की सब्सिडी छीन ले रहे हैं। और ट्रैक्टर, उसके बाद में हमारे जो फर्टिलाइजर, ऐसे विषयों पर टैक्स डाल के लोगों को इधर एक तरफ से तंग कर रहे हैं। भाइयों, अभी जो राहुल जी ने कहा, सरकारी अफसरों में दलितों की संख्या कितनी है, पिछड़ों की संख्या कितनी है, गरीब से गरीब आदमी जो पिछड़ा हुआ है, जिस क्लास में अपर कास्ट हम जिसको बोलते हैं, उनमें भी जो गरीब लोग हैं नहीं है। सिर्फ सफेद से सफेद कपड़े वालों को, अमीर से अमीर आदमियों के बच्चों को वहां पर जगह है, गरीबों के लिए नहीं है। इसीलिए
आपको सोचना चाहिए। आज हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते, अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ नहीं सकते, ये हालत हमारी है। लेकिन मोदी जी खुश है, हमने ये किया, हमने यूनिवर्सिटी बनाया, हमने एम्स बनाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। कहा भाई, तुमसे पहले तो हमने बनाया, तुम भी हमारे कॉलेज में पढ़ के ही इतने बड़े हो गए, तुम कहां थे पहले? क्योंकि अब मोदी साहब किनके स्कूल में पढ़े, किनके कॉलेज में पढ़े, उसके पहले तो बीजेपी वाले नहीं थे। ये लोग वही स्कूल के लिए, ये लोग एक ही स्कूल खोलते थे कि देश तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए क्या काम करना चाहिए, ये ट्रेनिंग आरएसएस को देते थे, आज भी दे रहे हैं। तो ऐसे जिस स्कूल में आप पढ़े, कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में उन्होंने नाम लिया, मेरा नाम लेके बोला, खड़गे साहब बोले हैं पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार बोले। अरे मैं तो ये कह रहा था, उन्होंने गड़बड़ करके मेरे भाषण को बंद करवाया। और मैं कह रहा था 400 तो छोड़ो, 100 सीट भी आपके नहीं आएंगे, ये मैंने कहा था। लेकिन गड़बड़ करके उसके आगे तो हाउस में रहता है व्याधान क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्शन को क्या बोलते हैं, व्याधान, ये बंद कर दिए। तो हम परसों उनके मीटिंग में बोल रहे हैं, कल कुछ मीटिंग हो गई, वर्कर्स मीटिंग में बोल रहे हैं कि खड़गे जी ने ही ऐसा कहा। अरे खड़गे जी ने ये कहने को तैयार है, तुम देश जितना जल्दी छोड़ेंगे, सत्ता कितनी जल्दी आपकी चले जाएगी, उतना देश के लिए अच्छा होगा, यह मेरा कहना है। और प्रियंका जी ने भी यूपी के सभी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आई और उन्होंने एक स्लोगन दिया, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये उनका स्लोगन था। और नारे के साथ उन्होंने यूपी की बच्चों को अपने ताकत को पहचान की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा तुम्हारी ताकत है, इसीलिए इसको असर्ट करो, तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर जब अन्याय होता है उसके खिलाफ तुम लड़ते रहो। और उन्होंने ये भी खुद भी लड़ा, वो चाहे वो हाथरस का हो, उन्नाव के हो बेटियों का, या आईआईटी या बीएचयू की छात्रा हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी ने लोगों को उत्साहित किया लड़ने के लिए और उनको बताया तुम्हारी जो ताकत है वो जरूर जनता को बताना, ये उन्होंने कहा। ये हमारे लोग हैं, लड़ते हैं दूसरों के लिए, कुर्बानी देते हैं देश के लिए। अरे तुम वो भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ गालियां देने का इनको एक नया स्कूल देना चाहिए ट्रेनिंग का, कि कांग्रेस को कैसे गालियां देना, कहां देना, किस वक्त देना, ये तो एक ट्रेनिंग देना चाहिए। और एक प्राइस भी रखना उसके लिए कि भाई बहुत अच्छा गालियां दे रहे हैं आप कांग्रेस को, तो ये प्राइज आप ले लो। नोबेल प्राइज तो नहीं दे सकते, गालियां देने के लिए ही एक प्राइज बनाओ। आप सब लोग चंदा इकट्ठा करो, मैं एक तैयार करता हूं उनको देने के लिए। भाइयों, ये जो और हम ये बात रखने की कोशिश करते हैं, कहां पर? संसद में हमारे माइक एकदम बंद होते हैं। मैं तो जब उठता हूं नीचे, एकदम ऐसा खुच्ची से उठा, उठने के बाद सर बोलते ही मेरे माइक बंद होता है। 146 सांसदों को सस्पेंड किया, हमारे डिप्टी लीडर भी यही है,
मालूम है 146 लोगों को सस्पेंड किया। क्या कसूर था उनका? वो ये पूछ रहे थे कि भाई इस कानून में जो चर्चा करना है उसको सदन के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से आप चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। 146 लोगों को सदन के बाहर डाल दिया। कोई घर में था, कोई अपने गांव में था, कोई कुछ बोला भी नहीं, उनको भी सस्पेंड किया। ये क्या की डेमोक्रेसी है? ये कौन सा है? क्या आप डिक्टेटर हो? खैर डिक्टेटर तो बनना चाहते हो, उसीलिए मैं कहूंगा इस बार अगर मोदी चुन के आया तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ये मेरा कहना है, क्योंकि अभी उन्होंने हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को, ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म किया है। सिर्फ 2 हथियार उन्होंने रख लिया, एक ईडी, एक इनकम टैक्स। अरे वो हथियार हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी चला रहा है। मेरे पूरे अकाउंट बंद हो गए। मेरा जो पैसा था पार्टी का, वो अकाउंट उन्होंने बंद करवाया बैंक को बोल के। क्यों? हजारों करोड़ रुपए आपने बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों से लिए, वो चलता है, लेकिन हमारे पास 100-150 करोड़ है तो उसका अकाउंट बंद कर देते हो। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। अरे संविधान के तहत चलो। इस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और इस संविधान चले गया, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे किसी जाति के लोग हो, महिलाओं को अगर हक मिला वो संविधान के बाद ही मिला। संविधान के पहले हक था किसी को? यहां बैठे हुए लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र इस यहां पर स्थापित किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संविधान को बनाया। गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, इनको सब हक मिला है, माइनॉरिटी सबको। तो उसको भी खत्म करने का, संविधान बदलने का उनका मंशा है। इसीलिए आपको सोचना होगा, इसके हिफाजत के लिए आप जान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप ही नहीं बचते, आपके पीढ़ी नहीं बचती, उनको अगर आजादी नहीं है, फिर हम सब रोक रहे के क्या काम किए? जो आजादी हमको मिली है उसको भी बचाना, लोकतंत्र को बचाना और संविधान को भी बचाना। तो भाइयों, मैं आपको यही कहूंगा, और यहां तक कि उन्होंने सिर्फ हमारे को ही सताया नहीं, राहुल जी के मेंबरशिप को रद्द कर दिया। राहुल जी का जो पार्लियामेंट मेंबरशिप था उसको भी रद्द किया। खैर हम कोर्ट में गए, वो बात हो रही। ये ऐसी चीजें करते हैं, शायद ही दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं होता। लड़ते हैं, उसूलों के लड़ते हैं, आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं। तुम्हारी कौन सी है? राहुल जी के सदस्यता को बंद करना? यहां पर औरतों पे अत्याचार होता है। यूपी में कहां है डबल इंजन सरकार? कहां सो रही है? और बात बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, मुख में राम बगल में छुरी। ये मत रखो, आप हमेशा जैसा बोलते हो वैसा चलते रहो, लेकिन बगल में छुरी लेके राम राम बोले तो भगवान भी तुम्हारे को माफ नहीं करेगा। भाइयों, अब हमारे सारी शक्ति, हमारे को प्रेरणा देने वाले सिर्फ आप लोग हैं। तुम्हारी शक्ति हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक
ऑक्सीजन है। अगर आप मुंह मोड़ लिए तो तुम भी खत्म, हम भी खत्म। सिर्फ वो अकेला फिरते रहेगा। मोदी जी वो बोलते रहेंगे, कभी यूए में, कभी अमेरिका में, कई लंदन में, कई कोरिया में, कई जापान में। मैं समझता हूं जितना प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने दुनिया के चक्कर लगा देशों के, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। और हासिल क्या हुआ वहां से? कोई बड़े कारखाने आए नहीं, सिर्फ लाए, कहीं गए, पाकिस्तान गए, किसी के गले लगा लिए, और चाइना के आदमी को बुलाए प्राइम मिनिस्टर को, उसको झूले पे बिठाए, यही काम करते गए और वो लोग इनके खिलाफ होते गए। चाइना हमारा जगह कब्जा कर लिया है, तो आप वो पहले छुड़ाओ भाई, वो जमीन छुड़ाओ, फिर बाद में झूले में बैठो। इधर झूले में बैठते हो लेकिन हमारी जमीन खिसकती जा रही है। तो ये मोदी जी की कला है। मोदी जी सिर्फ भाषण बहुत अच्छा करते हैं, उनके जैसी हिंदी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपने लफ्ज में बोलने का, लेकिन उनका सिर्फ भाषण, लोगों को राशन नहीं है। राशन तो हमने दिया, हमारे एक्ट ने दिया। उन्होंने क्या बोलते हैं, 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री धान दिया, अन्न दिया। अरे बाप, तेरे से पहले हमने कानून बनाए, सोनिया गांधी ने कानून बनाई, हाँ, उस कानून के तहत मिल रहा है, तुम्हारे वजह से नहीं मिल रहा। हमारे कर्नाटक में तो फ्री देते थे हम कभी एक पैसा भी नहीं, ऐसा ही हर स्टेट में फ्री देते थे। अब इन्होंने नया एक निकाले, 5 केजी देके मैं 80 करोड़ लोगों को दे रहा। कितने लोगों को नौकरी लगाए वो नहीं बोलते, लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी वो नहीं बोलते, एमएसपी कितनी बढ़ा है वो नहीं बोलती, लेकिन ये बात बोलते हैं बार बार। इसीलिए मैं ज्यादा आपको और यहां बिठाना नहीं चाहता। जो राहुल जी के 5 प्रोग्राम है, युवाओं को, बेरोजगार लोगों के लिए, काम के लिए वो न्याय चाहते हैं और अमीर गरीब की उसको कम कर, किसानों पर रोकना चाहते हैं। देश के कारखाने, हवाई अड्डे जो बेच के खा रहे, उसको रोकने के लिए ये सब न्याय यात्रा चल रहा है। और समाज में जो नफरत फैल रहा है उसका उन्होंने जोरदार अपने भाषण में भी कहा। और ये 400-500 बोल रहे, लेकिन सत्ता, अब वो बोल रहे 400 पार ना, अब की बार सत्ता से पार, तो इसीलिए पार। तो इसीलिए मैं कहूंगा, और इससे ज्यादा न कहते हुए मैं एक आखिरी, अरे बैठो भाई, 1 मिनट पानी की नहीं पियो। मैं आखिरी एक बात कह के मेरा भाषण समाप्त करता हूं। अगर तलाश करे कोई मिल ही जाएगा। अगर तलाश करे कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन हमको चाहेगा। अगर तलाश करे कोई मिल ही जाएगा, अगर तुम्हारी तरह कौन हमको चाहेगा। यही अमेठी के लोग बोलते हैं, यही अमेठी के लोग बोलते हैं, यही अमेठी के लोग बोलते हैं। तो इसलिए भाइयों, आपके चाहते यहाँ है, और कोई तो मिलता, कोई तो एमपी होता, कोई तो कुछ करता, लेकिन ऐसा आदमी, ऐसा इंसान कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा।
तो ये इतना कह के मैं अपने बात को खत्म करता हूं और मैं 3 स्लोगन लगाऊंगा। 3, अरे जरा चुप बैठो, 3 स्लोगन लगाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आखिरी में कहूंगा जय भीम, जय भीम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो संविधान बनाया है उस व्यक्ति को इस देश में अपमान नहीं होना, वो संविधान सुरक्षित रहना, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। आपको सबको नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं सेवा दल के साथी को स्मृति